देखो ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तक अपना जो काम हो गया था। किस प्रकार से हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना सकते हैं। प्रश्न में बैलेंस शीट दी होगी 2 तिथियों की, उस 2 तिथियों की बैलेंस शीट में ही आपको वो खुद ही बता देगा प्रश्न में ही बैलेंस शीट में कि ये तो करंट एसेट्स है और ये करंट लायबिलिटीज, उनको बस लिखना है और ए टोटल करना है, बी का टोटल करना है और ए माइनस बी करना है, तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गई। लेकिन एक चीज थी, मैंने एक बात बताई आपको फॉर्मेट में, यहां पे बताया इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वो इफेक्ट किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना। देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 इफेक्ट होते हैं मेजर। कैसे, देखिए यहां पर आपकी बैलेंस शीट में देखिए यहां पर करंट एसेट्स है, ठीक है, और करंट एसेट्स में मान लीजिए ये क्या है, इन्वेंट्री दे रखा है, ये 2015 के लिए और ये 2016 का। क्लियर, यहां पर ये 50,000 था और ये यहां पर कितना हो गया 60,000। तो ये देखिए यहां पर मैंने बताया कितना इंक्रीज हो गया, 10,000 इंक्रीज हो गया। क्लियर, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि चालू संपत्तियों में यदि वृद्धि होती है क्या, तो कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि करती है। देखिए चालू संपत्तियों में वृद्धि, ठीक है, देखिए फिर चालू संपत्तियों में कमी भी तो हो सकती है। ठीक, उल्टा हो जाए कि 60,000 था 50,000 हो जाए, वो भी तो हो सकता है। क्लियर, अब इधर आके आ जाइए, फिर मैंने लिखा चालू दायित्वों में वृद्धि और चालू दायित्वों में कमी। क्लियर, अगर चालू संपत्तियों में वृद्धि है तो कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि करती है। क्लियर हो गई क्या, कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है। ठीक, चालू संपत्तियों में कमी, तो देखिए क्या होगा, कार्यशील पूंजी में क्या करती है, कमी करती है। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। इसका मतलब यहां पर यह है, देखिए अगर इन्वेंट्री बढ़ा तो मैंने यहां इंक्रीज का कॉलम बताया तो इंक्रीज में लिख देंगे कितना। अगर चालू संपत्तियों में कमी हुई, जैसे मान लीजिए यहां पर ट्रेड रिसीवेबल था और ट्रेड रिसीवेबल यहां 60,000 और यहां कितना है, तो हम डिक्रीज में कितना लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, चालू संपत्तियों में वृद्धि, तो कार्यशील पूंजी में कमी करती है। अगर चालू संपत्ति दायित्व में वृद्धि होगी तो कार्यशील पूंजी में कमी। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, यहां पर ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है, और ट्रेड पेएबल देखिए यहां पर 1 लाख था और यहां पर 2 लाख हो गया, तो ये कितना बढ़ गया, तो उसे इंक्रीज के कॉलम में ना लिखकर हम डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। देखिए नहीं,
यहां पर नियम क्या कह रहा है, चालू दायित्व में वृद्धि, वृद्धि हो गई कितने की, 1 लाख, तो कार्यशील पूंजी में क्या करेंगे, कमी, तो हमने किस में लिख दिया उसको, डिक्रीज में। बात क्लियर हो गई, बात यहां तक। फिर आती है कि चालू दायित्व में कमी, तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि कृति है। अब देखिए, ये आप बात समझ में आ गई आपकी। अब हम बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार बनेगा इसमें। फंड फ्लोज स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। देखो यहां पर आएगा सोर्सेज ऑफ फंड, यहां पे आ जाएगा आपका अमाउंट, यहां पर आएगा एप्लीकेशन ऑफ
फंड्स और यहां पर आ जाएगा आपका अमाउंट। क्लियर? सबसे पहले यहां आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यहां आएगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए, अब इससे पहले हमने एक स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसमें या तो इंक्रीज आएगा या क्या आएगा, डिक्रीज। तो देखिए डिक्रीज आएगी तो इसे यहां लिखेंगे, देखिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज आ रहा है तो इधर लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये एक ही चीज आएगी, या तो पर्सन में इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी। क्लियर? ये कैसे आएगी? जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे तब आपकी इंक्रीज डिक्रीज इससे निकल कर आ जाएगी। देखिए यहां पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैसे आएगा? तो इसके लिए भी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका भी फॉर्मेट बताऊंगा इसके बाद में। क्या ये किससे आएंगे? फंड फ्रॉम ऑपरेशन और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ये आएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किससे आएंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आपको ये चार चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई। एक तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और एक आपकी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है? अब देखिए अब देखिए अगर आपने शेयर, देखिए इधर देखिए, असेट साइड की बात करता हूं मैं। अगर असेट साइड आपकी बात करूं और हमने क्या किया है, परचेज की है, या हमने क्या की है, असेट्स। और कौन सी असेट्स? फिक्स असेट्स। कौन सी असेट? फिक्स असेट्स। तो देखिए यहां पर आएगी परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। क्या आएगी? सॉरी, यहां पर परचेज नहीं आएगा, इसमें पैसा आएगा जो आएगा सेल ऑफ फिक्स असेट्स। सेल ऑफ फिक्स, जो पैसा आएगा, मैंने कहा ना ये कौन सा विवरण है, कहां से आया कहां गया विवरण। कहां से आया तो आएगा जो इधर किस में, सोर्स में, और जाएगा जो एप्लीकेशन ऑफ फंड में। अब आपने सेल कर दी तो पैसा आया तो हमने लिख दिया सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर हमने बेचा, खरीदा, तो परचेज ऑफ ये आपकी इधर आ जाएगी। चलो आगे। उसके बाद बात आती है कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोग, ये इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोग आपने खरीद लिया। ये तो असेट साइड की बात हो गई, क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए शेयर्स। कौन से? शेयर्स। और शेयर्स की बात करें तो दो प्रकार के शेयर हो गए। एक तो इक्विटी शेयर और दूसरे कौन से हो गए? प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर से बनी इक्विटी शेयर कैपिटल,
और प्रेफरेंस शेयर से क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर? तो देखिए शेयर अगर हम जनता में निर्गमन करेंगे शेयर्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो मैंने बताया आएगा जो इधर, जाएगा जो इधर। तो शेयर आपने निर्गमन किए, तो यहां पर हमने लिख दिया इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपने इनका, अब देखिए अब प्रेफरेंस शेयर इश्यू है, तो यहां पे मैंने लिख दिया इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों चीज आ गई। ठीक, अब देखिए इक्विटी शेयर का तो रिडम्पशन नहीं होता, कभी भी उनको भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 ये कहती है कि आपको अधिमान अंशों का 20 वर्षों के भीतर भीतर रिडम्पशन करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो फिर हम यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और यहां पैसा आ जाएगा। क्लियर? अब वही बात आ गई डिबेंचर की। तो डिबेंचर अगर आपने निर्गमित किए हैं तो यहां आ जाएगा आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर। इधर अगर आपने भुगतान किया है तो यहां आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक बाई बैक ऑफ शेयर, अंशों की आपसे भी खरीदी, बाई बैक ऑफ शेयर्स। ठीक, यहां पर आ जाएगा राइजिंग लोन। अगर आपने कोई लोन लिया है तो पैसा आएगा, और इधर आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने भुगतान किया तो पैसा गया, वो इधर आ जाएगा। और आपकी आ जाएगी नॉन ट्रेड रिसिप्ट। और उधर आ जाएगा आपका इधर देखिए, एक बार और देख लीजिए, ये लो, ये फॉर्मेट हो गया। इसका टोटल ये और इसका टोटल, जब भी आप बनाओगे ये स्टेटमेंट तो आपका प्रश्न तभी सही होगा जब इन दोनों का टोटल इक्वल होगा। यदि इसका टोटल कम पड़ रहा है, इधर इसका अधिकार है, इसका कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब दोनों का इधर का टोटल मैच होना चाहिए, तभी आपका प्रश्न सही है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। क्लियर? फंड फ्लो में ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाओगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद आपका कौन सा स्टेटमेंट बनेगा, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में आपका सोर्सेज ऑफ फंड आएगा, इसमें वो चीजें लिखते हैं जहां से पैसा आ रहा है, और इधर वो पैसा लिखते हैं जहां से पैसा
जा रहा है। ठीक है, आपने अधिमान अंशों का शोधन कर दिया, ऋण पत्रों का शोधन कर दिया, प्रतिभूतियों की वापसी खरीद कर ली, क्लियर, आपने लोन का पैसा चुका दिया, अब इसके बाद आता है एक और स्टेटमेंट, देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, क्लियर, इसे बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर लिखेंगे डीआर, इधर लिखेंगे सीआर, डेबिट और क्रेडिट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए क्या होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है उसका बाई बैलेंस बिल्डिंग यहां लिखते हैं, बाई बैलेंस बिल्डिंग, तो इधर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती है। जैसे आप एक तो जैसे कोई मशीन है उस पर डेप्रीशिएशन है तो डेप्रीशिएशन आ जाएगा, कोई संपत्ति बेची तो उस पर आपको लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है, हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, तो प्रॉफिट होगा तो बाई साइड में आ जाएगा, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है, अब हो सकता है टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
क्लियर हो गई बात। हो सकता है ये चीजें आपकी गुडविल राइट ऑफ टू, गुडविल राइट ऑफ इधर आ जाएगी, टू इंटेंजेबल असेट्स, असेट्स और भी कोई है राइट ऑफ, जितने भी रिजर्व वगैरह है, ठीक है, वो यहां आएंगे आपके ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, टू प्रिलिमिनरी, इनको तो रहने दो, ये इसको यहां लिख देता हूं मैं, टू बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। अब इधर देखो, इधर इसका टोटल करेंगे, किसका, डेबिट का, इधर क्रेडिट का टोटल करेंगे। यदि इसका टोटल ज्यादा है तो इधर आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और आपको मैंने बताया कि इसको हम सोर्सेज ऑफ फंड में लिखते हैं ना, तो वो ऐसे आएगा। अगर उधर का ज्यादा है तो फिर यहां बैलेंसिंग फिगर में आएगा टू लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, और वो आपके एप्लीकेशन साइड में आ जाएगा। एक यहां आ सकता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी हो सकता है, और आपका प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है।
अब देखिए असेट्स और लाइबिलिटी से संबंधित दो चीज़ और बता देता हूं आपको मैं, फिर इसके क्वेश्चंस आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए असेट्स, क्लियर, असेट्स, और असेट्स का आपको ध्यान रखना है डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? तो फिर बात बची क्या? लाइबिलिटीज। तो फिर मुझे बताइए लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा? ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो जैसे आप मान लीजिए फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो, यहां डेबिट आ जाएगा और यहां पर क्रेडिट, और आपको ऑलरेडी फिक्स एसेट्स का बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखा, तो उसे लिखेंगे बैलेंस बीडी, और जो यहां तो प्रीवियस ईयर का और इधर करंट ईयर का बाई बैलेंस सीडी। पहले तो ये काम करना है, क्लियर। तो असेट्स का तो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, क्लियर। अब हम जैसे लाइबिलिटीज अकाउंट बनाएंगे, मान लीजिए कोई भी, जैसे अपन ने डिबेंचर अकाउंट बनाया, तो डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे तो हम बाई साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी और इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो ये बात आपके समझ में आ गई क्या? असेट्स का डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, असेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, असेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस।